नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मौर्य और स्वागत है आपका टॉप 1000 करंट अफेयर सीरीज में, जहां पर हम कवर करने वाले हैं 1000 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक्स को, जो आईएएस और पीसीएस दोनों परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको इस चैनल पर मिलने वाली किसी भी प्रकार की पीडीएफ की जानकारी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह इस सीरीज का 14वां पार्ट है। इसके पहले 13 पार्ट कवर किए जा चुके हैं, यानी 130 टॉपिक कवर किए जा चुके हैं। यदि इन्हें अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और परीक्षा नज़दीक है, रिवीजन करते रहिए और अच्छे से करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर का बोझ लास्ट में आप पर बिल्कुल इकट्ठा ना पड़ जाए। ठीक है, चलिए आज का पहला टॉपिक देखते हैं। आज का पहला टॉपिक वो जो अस्थायी सूची में, यूनेस्को की अस्थायी सूची में 3 स्थल शामिल किए गए थे, उनमें से पहला स्थल जो वडनगर है वो हमने पिछले पार्ट में कवर कर लिया है। बाकी के 2 स्थल आज हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो दूसरा स्थल है मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा के सूर्य मंदिर के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह गुजरात के मेहसाणा जिले में रूपण नदी की सहायक नदी पुष्पावती के बाएं तट पर स्थित है। और यह पूर्वमुखी मंदिर चमकीले पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है ना, ये जो पूर्वमुखी मंदिर, इसका मुख पूर्व की ओर है और यह चमकीले पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। और मंदिर के विवरण के अनुसार यह मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में बना है। किस शैली में? मारू गुर्जर स्थापत्य शैली बना है, जिसमें मुख्य मंदिर यानी जो गर्भगृह है वह एक कक्ष जो गढ़ मंडप है, और एक बाहरी कक्ष अथवा सभा कक्ष और एक पवित्र जलाशय जिसे अब रामकुंड कहा जाता है, ये शामिल है। यानी कि मंदिर में क्या क्या शामिल है? इसमें एक गर्भगृह और एक गढ़ मंडप, एक सभा मंडप और एक पवित्र जलाशय जिसे रामकुंड कहा जाता है, ये सब इसमें शामिल है। इस मंदिर में रामकुंड एक विशाल आयताकार सीढ़ीदार जलाशय है, शायद भारत का सबसे भव्य मंदिर जलाशय है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि मंदिरों में जो स्थापित जलाशय हैं उनमें सबसे भव्य जलाशय इस मोढेरा के सूर्य मंदिर का है। और प्रतिवर्ष विषुव यानी कि जब सूर्य विषुवत रेखा में प्रवेश करता है, उस समय सूर्य की किरणें सीधे इस मंदिर के गर्भगृह पर पड़ती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये आपने मोढेरा के सूर्य मंदिर के बारे में जाना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपने जाना। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक, जो अगला स्थल है, ऊनाकोटी की पत्थरों को काटकर बनाई गई मूर्तियों के बारे में है। ऊनाकोटी का जो ये स्थल है, वहाँ पर लगभग 1 करोड़ से एक कम मूर्तियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक ऊनाकोटी का मतलब ही होता है, ये जो ऊनाकोटी शब्द है, ऊनाकोटी का मतलब होता है 1 करोड़ से एक कम। इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार भगवान शिव काशी के लिए प्रस्थान कर रहे थे। तो जब काशी के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने विश्राम करने के लिए त्रिपुरा में रुके, और उनके साथ 1 करोड़ देवी देवता, यानी वो सब मिला के 1 करोड़ देवी देवता थे, और वो सब रात को विश्राम करने के लिए त्रिपुरा में रुके थे। और जहाँ पर शिवजी रुके थे वहाँ पर विश्राम किया, और विश्राम करने के लिए उन्होंने सबसे कहा कि सुबह सूर्योदय से पूर्व हम लोग यहाँ से निकलेंगे काशी के लिए। सुबह सूर्योदय से पूर्व, ऐसा कहा जाता है, सुबह सूर्योदय से पूर्व शिवजी तो उठे लेकिन बाकी सब सोए रह गए। शिवजी को गुस्सा आ गया, और इसी गुस्से में उन्होंने बाकी जो देवता थे उन सबको श्राप दिया कि तुम सब पत्थर बन जाओगे, और वो अकेले ही चले गए। तब से माना जाता है कि 1 करोड़ देवताओं में से एक कम, यानी शिवजी निकल गए, बाकी एक कम देव देवता, 1 करोड़ में एक कम देवी देवता आज भी वहाँ पत्थर के रूप में मौजूद हैं। तो वहीं ऊनाकोटी की पत्थरों को काटकर बनाई गई मूर्तियाँ आज भी वहाँ पर पाई जाती हैं। तो यह एक शैव तीर्थ स्थल है जो 7वीं अथवा 9वीं शताब्दी का है, और जो ऊनाकोटी का अर्थ है 1 करोड़ से एक कम। और इसके बारे में मैंने आपको जो भी पौराणिक कथा है वो आपको बता दिया है। तो आगे क्या है? आगे है कि जो ऊनाकोटी में जो पाए गए चित्र हैं वो 2 प्रकार के हैं, अर्थात चट्टानों को काटकर बनाए गए जो नक्काशीदार चित्र, और पत्थर से बने चित्र। चट्टानों को काटकर जो बनाए गए चित्र हैं और नक्काशीदार चित्रों के ठीक बीच में शिव का सिर और गणेश की विशाल आकृतियां उल्लेखनीय हैं। शिव के सिर को ऊनाकोटीश्वर काल भैरव के रूप में जाना जाता है। तो और इसके अलावा शिव के मस्तक के दोनों तरफ 2 महिलाओं की पूर्ण आकृतियां हैं।
एक शेर पर खड़ी दुर्गा की और दूसरी ओर एक अन्य महिला आकृति है। इसके अलावा नंदी बैल की 3 विशाल प्रतिमाएं जमीन में आधी दबी हुई पाई गई हैं। और अशोकाष्टमी मेला के नाम से प्रसिद्ध एक भव्य मेला भी यहाँ पर प्रतिवर्ष अप्रैल के महीने में आयोजित किया जाता है, जहाँ पर हजारों तीर्थस्थल आते हैं। तो ये आपने जाना ऊनाकोटी के शैल चित्र हैं या शैल मूर्तियाँ हैं उनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक भगवान नटराज की मूर्ति से संबंधित है। घटनाक्रम ये है कि आज से लगभग 50 साल पहले तमिलनाडु से एक नटराज की मूर्ति चोरी हो गई थी और वो फ्रांस में अभी हाल ही में फ्रांस में उसकी नीलामी की जा रही थी। तो जाहिर सी बात है, चोरी होके कहीं ना कहीं से वो फ्रांस पहुंच गई और फ्रांस में उसकी नीलामी चल रही थी। तो तमिलनाडु पुलिस जो है इस नीलामी को रोकने में सफल रही है। और ये जो मूर्ति है वो कांस्य की दुर्लभ मूर्ति है, ठीक है ना। तो ये आपने जाना कि अभी घटनाक्रम क्या रहा है, इस भगवान नटराज की मूर्ति के बारे में क्यों चर्चा में रही। तो अब थोड़ा सा इस भगवान नटराज के बारे में भी जान लेते हैं। ये मूर्ति क्यों इतना आर्ट एंड कल्चर में इतनी फेमस क्यों है। तो जो नटराज है यानी कि नृत्य के देवता, हिंदू देवता शिव ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में विशेष तौर पर दक्षिण भारत में कई शैव मंदिरों में धातु या पत्थर की मूर्तियों के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि जो नटराज है इनकी मूर्तियाँ आपको खासकर दक्षिण भारत में मिलेंगी और या तो धातु की मूर्ति के रूप में मिल जाएंगी या पत्थर की मूर्तियों के रूप में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए। इसमें नटराज जो मूर्ति है, जो भगवान शिव है, इनके 4 हाथ हैं, ठीक है। इन चारों हाथों का अलग अलग महत्व है, ये भी आप जान लीजिए। इस चारों हाथों के अलावा इनके जो पैर है उसका भी एक विशेष महत्व है। इनके चारों ओर जो सर्प है, इस सर्प का भी विशेष महत्व है। इनके बिखरे हुए बाल हैं, इन सब का भी विशेष महत्व है। इस पे यूपीएससी और यूपीपीसीएस कई बार सवाल पूछ चुकी है कि इनका जो हाथ है वो अभय मुद्रा में है तो इसका क्या मतलब है, इनके बिखरे बाल हैं इसका क्या मतलब है, इनका जो पैर है जो नीचे की ओर इशारा कर रहा है उसका क्या तात्पर्य है। इस बारे में सवाल पूछा गया है। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इन सब का क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो ये नटराज की मूर्ति है, ये चोल मूर्तिकला का एक महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। और नटराज के ऊपरी दाहिनी हाथ में डमरू है। मैंने आपको उसमें दिखाया कि उसमें डमरू है। और जो डमरू है, यदि कहा जाता है कि जब शिवजी डमरू बजाते हैं तो सृजन होता है यानी सृष्टि का निर्माण होता है। तो डमरू सृजन का प्रतीक है और जिससे ध्वनियाँ निकलती हैं उस ध्वनियों से विश्व का सृजन होता है। और बाएं हाथ में शाश्वत अग्नि है, इनके बाएं हाथ में अग्नि है जो विनाश का प्रतीक है। यानी कि शिवजी सृजन भी करते हैं और विनाश भी करते हैं। और जो निचला दाहिना हाथ है वो अभय मुद्रा में है, बिल्कुल ऐसे मतलब जैसे हम आशीर्वाद दिया जाता है उसको अभय मुद्रा कहते हैं, जो आशीर्वाद का प्रतीक है और भक्तों को न डरने के लिए संकेत करता है। जो अभय मुद्रा का हाथ है वो भक्तों को न डरने का संकेत करता है। और जो निचला बायां हाथ है वो ऊपर उठे हुए पैर की ओर इशारा करता है जो मोक्ष की ओर इंगित करता है, ठीक है ना। और तो ये आपने इस मूर्ति के बारे में विशेष रूप से जाना। इसके अलावा जो शिव है एक बौने आकृति पर नृत्य कर रहे हैं, एक बौनी आकृति पर नृत्य कर रहे हैं। यहाँ पर जो बौनी आकृति है वो अज्ञानता और व्यक्ति के अहंकार का प्रतीक है। इस मूर्ति में जो बौनी आकृति है वो अज्ञानता और अहंकार का प्रतीक है। भगवान शिव को ब्रह्मांड के भीतर सभी प्रकार की गति के स्रोत के रूप में दिखाया गया है और प्रलय के दिन को एक नृत्य ज्वाला के मेहराब द्वारा दर्शाया गया है। इसके चारों ओर जो एक मेहराब बना हुआ है वो एक प्रलय के दिन को दर्शाया गया है जिसमें ज्वाला जल रही है। और इसके अलावा शिव के जो उलझे बाल हैं वो उससे बहने वाली धाराएं हैं जो गंगा नदी के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो मैंने उसमें उलझे हुए आपको बाल दिखाए थे ना चारों ओर, वो शिव की बालों से निकलने वाली गंगा की धारा को प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपने जाना नटराज की मूर्ति के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, ठीक है ना, जिस पे सवाल पहले भी यूपीएससी बना चुकी है और पीसीएस में भी इस पे सवाल पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये परमाणु सक्षम है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये परमाणु सक्षम है और इसका रात्रि परीक्षण किया गया है इसलिए चर्चा में है। अभी तक क्या है कि दिन में ही परीक्षण किया जाता था, लेकिन अभी इसका रात्रि परीक्षण किया गया है और ये सफल रहा है इसलिए चर्चा में है। और
अग्नि 5 मिसाइल जो है ये एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है IGMDP, क्योंकि इसके तहत कई सारी मिसाइलें बनाई गई हैं। तो उसी के तहत विकसित की गई सतह से सतह पर मार करने वाली, सतह से यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अग्नि 1 से अग्नि 5 तक, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, ऐसे करके अग्नि 5 तक जो मिसाइलें बनाई गई हैं, ये कौन बनाया है? DRDO ने इनको विकसित किया है। ये आपको पता होना चाहिए। तो जो अन्य अग्नि मिसाइलें हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो जो अग्नि 1 मिसाइल है इसकी रेंज है 700 से 800 किलोमीटर। अग्नि 2 मिसाइल है, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। आपको आसान भाषा में बताऊं, आसान भाषा में आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि अग्नि 1 1000 से कम रेंज है, अग्नि 2 2000 से कम रेंज है, अग्नि 3 3000 से कम रेंज है, अग्नि 4 4000 से कम रेंज है, यानी 3500 के आसपास रेंज है। और यह एक रोड मोबाइल लॉन्चर फायर से की जा सकती है। रोड मोबाइल लॉन्चर यानी कि एक ट्रक में लाकर, रोड में चलने वाले ट्रक से भी इसको फायर किया जा सकता है, अग्नि 4 को। और जो अग्नि 5 है यह एक सबसे लंबी एक अंतर महाद्वीपीय इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है? अंतर महाद्वीपीय का मतलब क्या होता है? यानी कि महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाने की क्षमता रखती है ये मिसाइल। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक बहुत बहुत ज़्यादा दूरी होती है। जैसे कि अगर एशिया से अफ्रीका में मार करना हो तो एशिया से अफ्रीका की दूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो अग्नि 5 मिसाइल है ये कहाँ से कहाँ तक जा सकती है? ये एशिया से अफ्रीका तक जा सकती है, इसलिए इसको अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि IGMDP के तहत विकसित जो अन्य मिसाइलें हैं इनको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये इन मिसाइलों के बारे में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं आपसे। तो उनमें पृथ्वी मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है, त्रिशूल है, नाग है और आकाश भी है। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी ले लेते हैं। जो पृथ्वी मिसाइल है ये सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और अग्नि मिसाइल के बारे में आपने जान ही लिया। त्रिशूल मिसाइल सतह से आकाश में मार करने वाली, ये सतह से आकाश में मार करती है, यानी सतह से अगर आकाश में कोई हवाई जहाज जा रहा है तो उसको मार गिरा सकती है त्रिशूल मिसाइल। और जो नाग मिसाइल है इसकी खासियत ये है कि ये एंटी टैंक मिसाइल है 3rd जनरेशन का, यानी कि अगर किसी टैंक को विध्वंस करना हो, उड़ाना हो, तो हम नाग मिसाइल का प्रयोग कर सकते हैं। ये एंटी टैंक मिसाइल है। और जो आकाश मिसाइल है ये सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी की मिसाइल है। सतह से आकाश में, यानी कि त्रिशूल और आकाश एक ही तरह की मिसाइलें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है सैन्य अभ्यास सूर्य किरण। ये सूर्य किरण 16वां, यानी कि अब तक 16 संस्करण किए जा चुके हैं सूर्य किरण अभ्यास के। ये 16वां संस्करण अभी कहाँ चल रहा है, ये हम देखेंगे ये कहाँ पर हो रहा है और किसके किसके बीच हो रहा है। तो सूर्य किरण जो अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, ये भारत और नेपाल के बीच होता है। ये आपको याद होना चाहिए। इस सूर्य किरण के बारे में PCS में और ये IAS में दोनों में सवाल पूछे जा चुके हैं, मैं आपको बता दूं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये, और ये इसका 16वां संस्करण है। नेपाल कहाँ पर हो रहा है ये नेपाल के सलझंडी में हो रहा है। कहाँ पर? नेपाल के सलझंडी में आर्मी बैटल स्कूल में हो रहा है। और ये भारत और नेपाल के बीच प्रतिवर्ष होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? इस अभ्यास का उद्देश्य है दोनों देशों के सैनिकों द्वारा दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सैन्य संबंध स्थापित करना। यानी कि अगर कभी दोनों देशों को एक साथ किसी दूसरे देश के विरुद्ध युद्ध करना पड़ जाए तो ये एक साथ युद्ध कर सके, इसके लिए ये सैन्य अभ्यास किए जाते हैं। इसका यही उद्देश्य है। और जो ये आपदा प्रबंधन की मानवीय सहायता के लिए भी एक साथ काम कर सके, इसलिए भी ये अभ्यास किए जाते हैं। अगला टॉपिक है काजिंद 2022। क्या नाम है इसका? काजिंद 2022। तो ये किन दो देशों के मध्य होता है, ये महत्वपूर्ण है। और इसमें कहाँ पर चल रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य हो रहा है। किसके बीच? भारत और कजाकिस्तान के मध्य। और ये इसका 22वां संस्करण है, ये छठा संस्करण, सॉरी, ये इसका छठा संस्करण है। और ये इसमें कहाँ पर यह अभ्यास हुआ है? यह अभ्यास हुआ है भारत के मेघालय में उमरोई में। कहाँ पर? मेघालय के उमरोई जिला में ये आयोजित किया गया है।
तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो अभ्यास है यह कजाकिस्तान सेना के साथ एक संयुक्त वार्षिक अभ्यास प्रशिक्षण अभ्यास है और यह वर्ष 2016 से अभ्यास प्रबल दोस्तलिक, इसका पहले नाम क्या था, प्रबल दोस्तलिक नाम था इसका, ये स्थापित किया गया था और बाद में इसका नाम अपग्रेड कर दिया गया और इसका नाम 2018 में काजिंद कर दिया गया था। ठीक है, इसका लक्ष्य है सकारात्मक सैन्य संबंध बनाने के लिए एक दूसरे के सर्वोत्तम तरीकों को आत्मसात करना। जाहिर सी बात है, कुछ ऐसी टेक्निक्स होंगी जो भारतीय सेना जानती होगी, कुछ ऐसी टेक्निक्स होंगी जो कजाकिस्तान की सेना जानती होगी, तो दोनों एक दूसरे की जो युद्ध तकनीक है वो एक दूसरे से साझा करेंगे इस अभ्यास में। और इसके अलावा अर्धशहरी तथा जंगल परिदृश्य में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करते समय एक साथ कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। तो ये आपने अभ्यास काजिंद के बारे में जाना जो कजाकिस्तान के साथ भारत कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको इकोसोक कहा जाता है। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है ये सामाजिक एक संस्था है, आर्थिक एवं सामाजिक संस्था है संयुक्त राष्ट्र की। तो जो समाज में कुछ किसी भी देश के समाज में अगर कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए तो उस देश के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होती है। तो अभी ईरान में आप जान रहे हैं महिलाओं के खिलाफ खूब अत्याचार किया जा रहा है और ढेर सारा प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ईरान को इस संस्था से बाहर करने के लिए अमेरिका ने एक प्रस्ताव पारित किया था, इसीलिए ये चर्चा में आया ये संस्था। तो यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है। ये एक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना कब की गई थी? जून 1946 में इकोसोक एक संकल्प के द्वारा आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है कार्यात्मक आयोग के रूप में स्थापित किया गया था। इस आयोग में संयुक्त राष्ट्र के 45 देश शामिल है। कितने देश? 45 देश शामिल हैं और साथ ही संयुक्त राष्ट्र की 14 विशिष्ट एजेंसियां, 10 कार्यात्मक आयोग और 5 क्षेत्रीय आयोग के कार्यों का समन्वय करता है। 9 संयुक्त राष्ट्र निधियों एवं कार्यक्रमों से रिपोर्ट भी प्राप्त करता है ये। तो ये आपने इकोसोक के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल की। इसके अलावा इकोसोक के दायरे में कुछ महत्वपूर्ण निकाय भी आते हैं, उन निकाय के बारे में जान लीजिए। कौन कौन से निकाय इसके अंतर्गत आते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, खाद्य और कृषि संगठन FAO, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसे यूनिसेफ के नाम से जानता है, ये भी इकोसोक के दायरे में आता है। तो ये आपने जाना इकोसोक के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है दिशा योजना संबंधित। क्या है? दिशा योजना। घटनाक्रम यह है कि हाल ही में कानून और न्याय मंत्री ने लोकसभा को सूचित किया कि न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना, इस पर एक योजना, एक 5 वर्षीय योजना का शुरू की गई है 2021 से 2026 तक। इसे दिशा योजना कहा गया है। तो इसे अखिल भारतीय स्तर पर न्याय तक पहुंच के लिए एक व्यापक, समग्र, एकीकृत और व्यवस्थित समाधान प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39 से जो समान न्याय की बात करता है, अनुच्छेद 14 जो समानता की बात करता है, अनुच्छेद 21 जो जीवन के अधिकार की बात करता है, इन सभी अनुच्छेदों के तहत भारत के लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है। ठीक है ना। और इसका उद्देश्य कानूनी सेवाओं का नागरिक केंद्रित वितरण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को डिजाइन और समेकित करना भी इसका लक्ष्य है या उद्देश्य है। अब इसके घटक क्या क्या हैं? तो इसके 3 घटक हैं मुख्य रूप से। ठीक है ना। दिशा के अंतर्गत 3 घटक हैं। कौन सा? पहला घटक है टेलीला। क्या नाम है? टेलीला, वंचितों तक पहुंच। टेलीला क्या है? टेलीला के तहत एक ई इंटरफेस तंत्र बनाया जाएगा और जो मुकदमेबाजी से पहले चरण में विधिक सहायता और परामर्श प्रदान करेगा। यह पंचायत स्तर पर स्थापित जो जन सेवा केंद्र है उन पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्तियों और हाशिए पर रह रहे लोगों को विधिक सहायता के लिए वकीलों के पैनल से जोड़ेगा। यानी कि अगर कोई गांव का व्यक्ति है, किसी पंचायत का व्यक्ति है और उस पर कोई मुकदमा हो जाता है या फिर वो किसी व्यक्ति पर कोई केस करता है तो उसे विधिक सहायता चाहिए, वकील की सहायता चाहिए और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि कोई वकील हायर कर सके, तो उसे जो CSC है,
जो जन सेवा केंद्र है वहाँ पर वो बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोन के माध्यम से वकीलों के एक पैनल से विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। इसे टेली लॉ कहते हैं। और आगे दूसरा जो घटक है वो है न्याय बंधु कार्यक्रम। क्या है न्याय बंधु कार्यक्रम? न्याय बंधु कार्यक्रम जो है वो प्रो बोनो लीगल सर्विस है। प्रो बोनो लीगल सर्विस, इसके तहत कार्यक्रम का उद्देश्य वंचित वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान करना है। न्याय बंधु कार्यक्रम के तहत जो वंचित वर्ग हैं, जो गरीब हैं, जो अपना वकीलों की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श सहायता प्रदान करना न्याय बंधु कार्यक्रम का लक्ष्य है। आगे है विधिक जागरूकता कार्यक्रम। जो अगला टॉपिक, ये अगला घटक है, विधिक जागरूकता कार्यक्रम है। तो राज्य और जिला एवं तालुका स्तर पर एक अधिक मजबूत ढांचे के साथ कानूनी सेवा संस्थान नेटवर्क प्रदान करना, ये विधिक जागरूकता कार्यक्रम का लक्ष्य है। तो ये आपने जाना ये मुख्य प्रमुख घटकों के बारे में, टेलीला के बारे में, विधिक जागरूकता कार्यक्रम के बारे में। तो चलिए बाहर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है फीफा विश्व कप कतर 2022। अभी फीफा विश्व कप कतर में आयोजित हुआ और इसका समापन भी हो गया है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट निकल के सामने आए हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनसे सवाल पूछे जाएंगे। 4 साल में एक बार फीफा होता है, इसलिए सवाल बनना एक बहुत साधारण सी बात है। तो हाल ही में अर्जेंटीना ने कतर में आयोजित फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इस विश्व कप को फ्रांस को हराकर जीता है। 2-3 फैक्ट यहाँ पर निकल के सामने आ गए। कहाँ आयोजित हुआ था? ये कतर में आयोजित हुआ। कहाँ पर आयोजित हुआ? कतर में। जीता किसने है? अर्जेंटीना ने। किसको हराया है? फ्रांस को हराया है। ये 3-4 फैक्ट आपको तो हर हाल में याद रखने हैं। इसके अलावा थोड़ा सा फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जानते हैं, मतलब थोड़ी जानकारी कर लेते हैं फीफा विश्व कप के बारे में। तो फीफा विश्व कप जो है ये विश्व में सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है जो प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। पहला फीफा विश्व कप कब हुआ था? 1930 में आयोजित हुआ था। और कहाँ आयोजित हुआ था? उरुग्वे ने। और उरुग्वे ने ही। और फीफा विश्व कप जो 2022 आयोजित हुआ है, इसमें मुख्य पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं वो भी देख लेते हैं। तो जो गोल्डन बूट अवार्ड मिला है ये किलियन एम्बापे, एक खिलाड़ी हैं किलियन एम्बापे, उन्हें मिला है। और जो गोल्डन ग्लव मिले हैं ये मिले हैं एमिलियानो मार्टिनेज को। और गोल्डन बॉल किसको मिली है? तो लियोनल मेसी को मिला है। और सबसे युवा खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? एंजो फर्नांडीज को मिला है। फीफा प्लेयर ऑफ द अवार्ड एक इंग्लैंड टीम को दिया गया है। और फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक प्रतीक क्या रहा है? हर खेल आयोजन का एक आधिकारिक प्रतीक होता है जिसे हम लोग मस्कट कहते हैं, ऑफिशियल मस्कट कहते हैं। तो फीफा विश्व कप का मस्कट क्या रहा है? ये रहा है लाइव। क्या? लाइव। ये ऐसा दिखता है, लाइव, ऐसा लाइव दिखता है। तो ये लाइव इसका मस्कट रहा है। लाइव आपको नाम याद रखना है। मस्कट के बारे में कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने आखिरी टॉपिक की ओर। आखिरी टॉपिक है कार्बन बाजार। कार्बन बाजार क्या होता है? कार्बन बाजार वो होता है जहां पर कार्बन क्रेडिट बेचे और खरीदे जाते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कार्बन क्रेडिट क्या है। तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे 2 कंपनियां हैं, ठीक है ना? ये 2 कंपनियां हैं, ये किसी भी चीज़ का उत्पादन कर रही हैं। मान लो कि ये स्टील का उत्पादन करती है। तो स्टील उत्पादन के लिए जो कच्चा अयस्क है उसको कोयले से जलाया जाता है, फिर गलाया जाता है, गला के फिर उसको ढाला जाता है। तो ढेर सारा कार्बन जो उत्सर्जन है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, उत्सर्जन होता है। तो अभी हमारी सरकार ने तय किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना है। तो कम करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया कि भाई सभी कंपनियों को कहा जाएगा कि आप एक निश्चित मात्रा में ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर सकते हैं। मान लो कि दोनों कंपनियों को कहा गया कि आप 100 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्सर्जित कर सकते हैं। इससे ज़्यादा उत्सर्जित करने पर आपको आपकी कंपनी को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो इसको भी 100 लीटर ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करना है और इसे भी 100 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करना है, इन दोनों कंपनियों को। तो और ये भी कहा गया है कि आपको 100 लीटर से कम ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। जो कम करेगा उसे प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो कंपनी ए और ये कंपनी बी,
कंपनी ए ने केवल 80 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया और अपना पूरे साल का स्टील उत्पादित कर लिया। कंपनी बी ने 100 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर लिया है, इसके बावजूद उसे और अधिक उत्पादन करना बाकी है। तो अब ये क्या करे, 100 लीटर से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित कर नहीं सकता है और 100 लीटर उत्पादित कर चुका है और इसे 20 लीटर कार्बन और उत्सर्जित करना है ताकि और अधिक उत्पादन कर सके। तो अब करें क्या, ये एक मुसीबत है। तो अब ये जो कंपनी ए है ये सरकार के पास जाएगी और कहेगी कि देखिए हमने केवल 80 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया है। तो सरकार इसे एक सर्टिफिकेट देगी 20 लीटर का, कहेगी कि देखो आपने 20 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बचा लिया है तो आपको ये 20 लीटर का सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप इसे बेच सकते हो किसी दूसरी कंपनी को, जिसे 20 लीटर और अधिक कार्बन उत्सर्जन करना है उसे आप बेच सकते हैं। तो अब ये कार्बन और इसे 20 लीटर कार्बन और अधिक उत्सर्जित करना है कंपनी बी को, तो ये कंपनी ए के पास आएगी और कहेगी कि ये जो सर्टिफिकेट तुम्हें मिला है ये हमको बेच दो। तो ये इसे 1-2 लाख रुपए इससे ले लेगी और ये इसे खरीद लेगी और फिर ये कंपनी 120 लीटर कार्बन उत्सर्जित कर पाएगी। तो ये जो 20 लीटर अधिक कार्बन उत्सर्जित हो रहा है ये कार्बन क्रेडिट है। आप समझ पा रहे हैं ना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मैंने ठीक समझाया कि नहीं समझाया। कार्बन बाजार और कार्बन क्रेडिट, तो ये जो कार्बन क्रेडिट है ये दो कंपनियां आपस में खरीदती बेचती हैं, वो कहाँ पर खरीदती हैं? जो कार्बन बाजार में खरीदती बेचती हैं। तो ये आपने कार्बन बाजार के बारे में जाना और कार्बन क्रेडिट के बारे में जाना। तो देख लेते हैं आगे क्या है। आगे यहाँ से टॉपिक ख़त्म हो गए हैं आज के। तो ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।